मेरा नाम राधिका बटवाल है। मैं बीए थर्ड सेम की छात्र हूँ। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरी वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माही मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में लहरावां, तेरे खेतों में बह जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। वक्त पे संविधान बना उस टाइम पर आप देखते हैं कि कुल अनुच्छेद 395 थे, परंतु आज अनुच्छेदों की संख्या 450 से ऊपर हो चुकी है। यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव स्वतंत्रता के बाद से लेकर और आज के युग तक आया होगा। धन्यवाद। हर युवा को मैंने कहा था कि अपनी पवित्र पुस्तकों के साथ ही अपने संविधान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यही वो रहस्य है, रहस्यमयी किताब है जो हमें हमारे अधिकार और कर्तव्यों को दिलाएगी। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहें, भारत का संविधान दिवस जिंदाबाद, और भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद, और भारत माता की जय। जैसे कि उसके प्रेम्बल से हमारे अफरोज जी ने, वो बात तो बहुत दूर की बात। अभी आप अगर कभी इंटरव्यू लें या खुद कभी छात्रों से पूछें कि सरकार क्या होती है, तो मैं समझता हूं आपको वास्तविकता पता चल जाए। संविधान तो बहुत बड़ी बात। परम आदरणीय डॉक्टर भट्ट जी, जो सम्मानित प्रधानाचार्य भी हैं और मेरे लिए बहुत आदरणीय है। मैं जहाँ हमारी नारी अर्थात महिला का आभूषण उनकी वाणी होती है,
और पुरुष का आभूषण उसका व्यवहार होता है योग्यता के बाद। तो ऐसे व्यवहार कुशल और व्यावहारिकता को अपनाकर चलने वाले सम्मानित प्रधानाचार्य जी का मैं हृदय की गहराइयों से, हृदय की पवित्रता से, हृदय की ऊंचाइयों से अपने चारित्रिक बुलंदियों से अभिवादन करते हुए सम्मान करूंगा। और आप ताली बजा करके आदरणीय गुरु जी का सम्मान करें। आज योग्य और पात्र महानुभाव और बड़ी हस्तियां तो मिल सकती हैं, मिल जाया करती हैं और मिलती रहती हैं, लेकिन समाज में उच्च आदर्श और ऊंची व्यावहारिकता का सदैव अभाव दिखाई देता रहा है और दिखाई दे भी रहा है। लेकिन सौभाग्य की बात है आदरणीय प्रधानाचार्य जी, जिनके विषय में मैंने अपने निर्धन शब्दों से आपका सम्मान करने का सफल प्रयास किया, वह एक छोटा सम्मान है आपके लिए। आप शैक्षिक जगत में लंबे समय से कार्यरत हैं। आप जहां भी रहे, मेरा विश्वास है आपने अपनी व्यावहारिक कुशलता का परचम लहराया, अपने परिचय को अस्थायित्व का आयाम दिया। ऐसे प्रधानाचार्य जी के द्वारा मैं आमंत्रित रहा आज के कार्यक्रम में। यह मेरा सौभाग्य है। मेरे बहुत ही निकट और परिचित और चिर परिचित, जिन्हें मैं अनुज के रूप में सम्मान भाव से देखता रहा हूँ, डॉक्टर अफरोज इकबाल साहब, जो समाजशास्त्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत ही आदर के योग्य हैं, मेरे से संपर्क सदैव बनाए रखते हैं। मेरे बाईं ओर बैठी हुई जो मंच का संचालन कर रही थी और करेंगी भी अभी, आदरणीय बहन जी, मैं आपसे अपरिचित और न परिचित होते हुए भी आपकी वाणी से और आपकी वाणी से निकले हुए मुखारविंद से मुझ तक जो शब्द पहुंचे, उन शब्दों के माध्यम से मैं आपको आपके सम्मान को लौटाते हुए आपको सम्मानित कर रहा हूं अपनी भावनाओं से। आप एक कुशल वक्ता भी हैं, कुशल अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की क्षमतावान भी हैं और आप एक बहुत ही सुंदर और प्रभावी उद्घोषक भी हैं। ऐसी मेरी मान्यता आपके विषय में हुई और ये शब्द मैंने यहीं गढ़े और यहीं मढ़े और यहीं आपके समक्ष प्रस्तुत किए। तो आपका भी आप ताली बजा करके और जनाब डॉक्टर अफरोज इकबाल साहब का भी एक बार फिर ताली बजा करके आप सम्मान करें। और आपके साथ साथ आपकी अग्रिम पंक्ति में हमारी शिक्षिका के रूप में मातृशक्ति और महिला शक्ति और भारत की आधी आबादी, आधी जनसंख्या की बलशाली हमारी प्रोफेसर्स जो मुझे दर्शन दे रही हैं, जिनके दर्शन मैं कर पा रहा हूं, आदरणीय गुरुजी, आपके नाम पर भी आप सम्मान पूर्वक ताली बजा दें और उनका सम्मान करें। इसके साथ साथ जिन हमारे बच्चों ने, पूर्व छात्रों ने, वर्तमान छात्रों ने, जो निश्चित रूप से हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की और हमारे उत्तराखंड सहित भारत के किसी भी प्रदेश की, और अपने इस विचार को मैं आप तक और बढ़ा दूं तो विश्व की क्या महान विभूति आप बन सकते हैं या बनेंगे, आप सबका भी मैं सम्मान करूंगा। और हम अपनी तरफ से भावी पीढ़ी के रूप में, जिनको हम नौजवानों को, छोटी जो हमारी बच्चियां उनको देख रहे हैं, जिन्होंने अपने वाणी से, अपने शब्दों से, अपने मुखारबिंद से यहाँ अपना संबोधन, छोटा संबोधन लेकिन महत्वपूर्ण संबोधन और
छोटा गायन लेकिन महत्वपूर्ण गायन राष्ट्र और समाज की प्रेरणा के लिए, राष्ट्र को जागृत और जागृति प्रदान करने के लिए दिया। आपका भी, हम जो आपसे बड़े हैं, हम आपसे जो अग्रज हैं आपके, हम तालियां बजा करके आपका भी सम्मान करते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है, मैं यहाँ बताने नहीं आया, बल्कि जो बताया गया है उसको अविस्मरणीय रूप से ग्रहण करने आया। मैं आग्रह करूँगा कि इस बीच में यदि कोई किसी को काम हो तो वो चले जाएं, और कोई किसी भी काम से माननीय प्रधानाचार्य जी के पास कोई आना चाहते हो तो यदि नहीं आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, काम आगे बढ़ेगा, उसका मुझे कष्ट होगा। लेकिन मैं ऐसा इसलिए चाह रहा हूँ कि यह कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की उपस्थिति छोटी हो सकती है, प्रथम संज्ञान यदि हम लें, लेकिन इस कार्यक्रम का महत्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। और इस कार्यक्रम की उपस्थिति मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी है। संख्या बल के विषय को हमें महत्व देना होता है कई बार, लेकिन मैंने कभी भी संख्या बल के महत्व को बहुत आगे नहीं महत्व दिया। संख्या किस प्रकार के महानुभावों की है, किस प्रकार के चिंतनशील उपस्थिति वहां पर है, इसको मैंने महत्व दिया। किसी भी कार्यक्रम की महत्ता उसके श्रोताओं से हुआ करती है और वहां के वातावरण से होती है। यदि वहां के श्रोता प्रथम योग्यता रखते हैं, एक उत्कृष्ट श्रेणी के श्रोता हैं, तो उस कार्यक्रम की महत्ता स्वतः ही बढ़ जाती है। और यदि उस कार्यक्रम में वातावरण यदि उच्च कोटि का है तो उस कार्यक्रम की महत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा मैं यहाँ देख रहा हूँ। यूं तो इस कार्यक्रम में पूरे आप यहाँ उपस्थित कर सकते थे। इसके अलावा जो एक बड़ा सभागार है आपके यहाँ, मैं उसमें एक बार आया हूँ कुछ मिनट के लिए। माननीय मंत्री जी संभवतः उस दिन आए थे, माननीय विधायक जी भी थे, तो उसमें इस कार्यक्रम को वहाँ समायोजित करके स्थापित किया जा सकता था, लेकिन आपने अपनी सुविधा के अनुसार और स्थिति के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार और छात्र छात्राओं के अध्ययन को प्राथमिकता दिए जाने के अनुसार संभवतः इस कक्ष में इसको आयोजित करने का निर्णय लिया होगा। मैं आपके इस निर्णय का भी, लेकिन भविष्य में मैं चाहूँगा जब भी कभी संविधान दिवस पर आप आयोजन करें तो बड़े सभागार को यदि आप आयाम दे सकें कार्यक्रम के लिए, तो मैं आपका अतिरिक्त आभार व्यक्त करूँगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये कार्यक्रम उपस्थिति के लिहाज से न देखा जाए, संख्या बल के आधार पर न देखा जाए, इसको हमारे श्रोता छोटी उम्र के हैं अथवा छात्र और छात्राएं हैं, इस दृष्टिकोण से मात्र न देखा जाए। इसके महत्व को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंकलन करके देखा जाए, यह मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ कहना चाह रहा था। जो मैंने कहा और मेरे विचार को आपने ग्रहण किया, इसका मैं आभार आपके प्रति व्यक्त कर रहा हूं। क्योंकि भारत में, संपूर्ण भारत में, भारत की संसद जहां देश के लिए, प्रदेशों के लिए कानून और विधि का निर्माण करते हैं, वहां इस कार्यक्रम को संपन्न किए जाने का, वहां प्रथम दृष्टा जो हम पहले विचार से आज देख रहे हैं, वो हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। दूसरे स्थान पर प्रदेशों में, प्रदेश की सरकारों के द्वारा आयोजित, शासन के द्वारा आयोजित और सरकार और शासन के अंग जो सरकार और शासन के कार्यक्रमों को संचालित करते हैं, जिससे हमारा संपूर्ण समाज संचालित होता है, वहां उनके मुख्यालयों पर आयोजित हो रहे हैं आज कार्यक्रम। ऐसा ही आयोजन आज यहाँ पर है, जिसमें आपने मुझे बड़ा सम्मान देते हुए, जिसके योग्य और पात्रता में मैं कभी न रहा न हूँ, लेकिन आपने ऐसा समझा और बड़ा सम्मान देकर मुझे आमंत्रित किया। तो यह कार्यक्रम संपूर्ण राष्ट्र में, और जो राष्ट्रवादी विचारधारा को जीवित रखना चाहते हैं और जीवित रखने की लालसा और लगन और निष्ठा रखते हैं, और प्रवासी भारतीय के रूप में हमारे विश्व के किसी भी राष्ट्र में किसी भी कारण से
किसी भी उद्देश्य से वहाँ स्थापित हैं प्रवासी के रूप में, वे भी आज आयोजन कर रहे हैं। तो इतना महत्व इस कार्यक्रम का है। इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानाचार्य जी, डॉक्टर अफरोज इकबाल साहब, आदरणीय बहन जी यहाँ उपस्थित हैं और आप उपस्थित हैं। तो इसका अर्थ सीधा ये हुआ, मैं इस बात को इसलिए बार बार पुनरावृत्ति दे रहा हूं कि हम महत्व को समझें और महत्व को आने वाले समय में समझें, आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम की महत्ता को अपने मन और मस्तिष्क में बहुत ही प्राथमिकता के साथ लेकर चलें। इसको मैं बार बार पुनरावृत्ति इस कारण से दे रहा हूं। जब हम संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम की बात करते हैं और कहीं जिम्मेदार नागरिक के रूप में, भारत के एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति और सिटीजन के रूप में अपनी बात या तो कह रहे हों और या कही गई बात को, किसी महानुभाव के विचार को सुन रहे हों और या आगे भविष्य में उन विचारों को संजोकर व्यक्त करने की चाह रख रहे हों, तो हमें ये याद रखना होगा कि हमारा आजादी के पश्चात संविधान निर्माण का कार्य किन परिस्थितियों और किन परेशानियों और दुश्वारियों को झेलकर, उन परेशानियों और दुश्वारियों को लांघते हुए और चीर कर हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने और हमारे अमर शहीदों ने, यहां तक कि चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी रहे हों, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या उन्हीं के समकक्ष कोई अन्य महानुभाव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद के रूप में रहे हों, और चाहे महान स्वतंत्रता सेनानी और महान नेता जिन्हें नेताजी के नाम से ही हम जानते हैं, और जब हमारे सामान्य रूप से प्रश्न पूछने के क्रम में जब ये प्रश्न पूछा जाए कि नेताजी के विषय में 10 पंक्ति लिखें, तो नेताजी का अर्थ सीधा सीधा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से होता है, जिनके आज तक किसी तिथि और किसी समय को 1945 की घटित घटना के पश्चात, जिसमें उन्हें बताया गया कि वो हवाई जहाज में बैठे होने के पश्चात हमसे विदा हो गए, लेकिन वह विदा हो गए यह सुनिश्चित अब तक नहीं है। वो उस समय विदा हो गए थे अथवा नहीं हो गए थे, ऐसी स्थिति और ऐसा जीवन जी करके और हमें आजादी देकर आजाद हिंद फौज के माध्यम से अपने जज्बातों को फिरंगियों के सामने अर्थात अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान की सीमाओं को लांघते हुए जिन्होंने कुर्बानी के इतिहास को जबरदस्त पन्नों में दर्ज कर दिया, कितनी बड़ी कुर्बानियां उनकी रही होंगी। कई दिन, कई सप्ताह और कई माह हमारे इस बात को बयान करने में लग जाएंगे कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिनकी असंख्य संख्या हमारे समक्ष है, असंख्य मैंने इसलिए कहा कि कुछ के नाम तो हमें संज्ञान में है, जिनको हम इतिहास के पन्नों में दर्ज किए हुए हैं, लेकिन कुछ के नाम जिनकी बड़ी संख्या और बड़ी तादाद है, उन्हें हम अपने दस्तावेजों में न दर्ज कर सके, न दर्ज हो सके। उनकी संख्या असंख्य कही जाएगी, मेरे शब्दों में कम से कम। तो ऐसी संख्या हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान सपूतों की, भारत माँ के ऐसे सपूतों की, चाहे वो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, चाहे पारसी और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे, और चाहे वो सिख धर्म को मानने वाले थे, अर्थात चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी संप्रदाय और किसी भी वर्ग और किसी भी जाति और किसी भी उपजाति से क्यों न थे, लेकिन उन्हें जब जब अवसर मिला तो उन्होंने तब तब फिरंगियों को, अंग्रेजी हुकूमत करने वाले हुक्मरानों को
भारत से चले जाने के लिए चुनौती देने का काम किया और बड़े भारी आंदोलनकारी अंदाज में और क्रांतिकारी अंदाज में उन्होंने ऐसा काम किया। इस तरह का कार्य किया उन्होंने जो करना असंभव ही नहीं बल्कि असंभव की पराकाष्ठा भी कहा जाएगा जिसको, तो उनको भी याद करने के ये अवसर हुआ करते हैं। और संविधान दिवस तो मैंने कहा कि यह आम दिवस मानते हैं लोग, उस वातावरण को भी आम वातावरण समझते हैं, उस कार्यक्रम के अवसर को भी आम अवसर समझते हैं। ऐसा कदाचित हम न करें। यदि हम ऐसा सोचते हैं और करते हैं तो भारत के सम्मान के विपरीत है, भारत के संविधान के सम्मान के विपरीत है, भारत के लोकतंत्र के विपरीत है, भारत की डेमोक्रेटिक सिस्टम के विपरीत है। किसी भी रूप से हम अपने जीवन को भी सम्मान नहीं दे रहे यदि हम ऐसा सोचते हैं या सोच रहे हैं। ये मैं स्पष्ट शब्दों में पुनरावृत्ति देकर फिर कह रहा हूं। मैं बार बार वहीं लौट करके आ रहा हूं क्योंकि मेरी पीड़ा और मेरा दर्द और मेरा मर्म इस बात के लिए बार बार मुझे कचोटता है कि क्या जीवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहा होगा। वो तो आईसीएस थे, धनाढ्य परिवार से थे। हमारे महान क्रांतिकारी शहीद आजम, सभी क्रांतिकारियों को और शहीदों को शहीद कहा गया, लेकिन सरदार भगत सिंह को शहीद आजम ही क्यों कहा गया। नेताजी बहुत थे लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी क्यों कहा गया। गांधी जी की उम्र के लोग बहुत थे लेकिन गांधी जी को ही बापू अथवा फादर ऑफ द नेशन अर्थात राष्ट्रपिता कहलाने का गौरव क्यों प्राप्त हुआ। यह हमारे चिंतनीय और वंदनीय विषय है। सैकड़ों वर्षों की संघर्ष की गाथा लिखने के बाद, खून की बूंद से लिखे हुए इतिहास के बाद भारत के संविधान का महान दस्तावेज, महान ग्रंथ तैयार हुआ, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के पश्चात। मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि छोटे से छोटे परिवेश में, छोटे से छोटे समाज में पैदा हुए लोग और बड़े से बड़े समाज में पैदा होने वाले और समझे जाने वाले लोग सब एक साथ इकट्ठा होकर भारत की परतंत्रता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए और उन्हें, जैसा कि मैंने कहा, दिखाई दे रहा था कि वो शहादत दे सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, अपने जीवन की समाप्ति की बलि पर चढ़ाए जा सकते हैं। एक तो धोखे में हम शहीद हो सकते हैं, धोखे में शहीद हुए हों और हमें मालूम है और दिखाई दे रहा है कि फिरंगी की गोलियां, अंग्रेजी हुकूमत की गोलियां और बम हमारे ऊपर बरसाए जा सकते हैं। हमारे ऊपर उनके बम और उनकी गोलियां हमें छलनी कर सकती हैं। कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा हृदय, कितना बड़ा इरादा, कितना बड़ा हौसला हमारा रहा होगा कि हमने तब भी कहा कि नहीं, गोलियां हमारे सामने, बारूद हमारे सामने और गोला हमारे सामने और फिरंगियों की संगीनें हमारे सामने हमारी जिंदगी को तो तबाह कर सकती हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को तबाह नहीं होने दे सकते और हिंदुस्तान को आजादी दिलाए बिना हम रह नहीं सकते। ये उन्होंने सोचा होगा, तो उनका इतिहास है आज के दिवस पर याद करने का। ये संविधान दिवस हमें मनाने का, इसको सेलिब्रेट करने का, इस सेलिब्रेशन का अवसर हमें तब प्राप्त हुआ। और मैंने कहा कि जो हमारे समाज में छोटे बड़े मध्यम, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से नाना प्रकार के समाजों का निर्माण पहले ही से स्वतः ही निर्मित है। कहीं कहीं हम इन विचारों को अपने थोड़े से संकीर्ण दायरे में
परिलक्षित भी कर देते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण होता है, सौभाग्यपूर्ण नहीं होता है। क्योंकि हमारे देश को आजादी दिलाने वाले लोगों ने संकीर्णता के गलियारों से गुजरकर भारत का इतिहास नहीं बनाया। उन्होंने ऊंचाइयों के गलियारों से गुजरकर एक चौड़ाई भरा रास्ता लोकतंत्र का और राष्ट्र निर्माण का और आजादी का बनाया। इसलिए बार बार मेरा आग्रह यह भी रहता है कि हम ऊंचाइयों और बुलंदियों की सोच और चिंतन को लेकर चलने का काम करें। तो ऐसा ही चिंतन एक बहुत छोटे परिवार में जन्मित, हमारे यहाँ 1857 की पहली क्रांति मानी गई देश की आजादी के संदर्भ में। लेकिन कैसा मतवाला वो रहा होगा जो एक छोटे से और एक बहुत ही दीनहीन पृष्ठभूमि के परिवार से जन्मा, उदा नाम का महान सेनानी और महान क्रांतिकारी और महान शहीद 1807 में अपनी कुर्बानी देकर, फिरंगियों की फांसी की सजा झेलकर, अपने प्राणों को विराम देकर भारत को शताब्दियों पहले, भारत के वीरों और वीरांगनाओं को शताब्दियों पहले भारत को आजाद और भारत को स्वतंत्र कराना ही आवश्यक है, यह संदेश देकर चला गया। उदा नाम का वंचित समाज में जन्मित व्यक्ति 1807 में, और 50 वर्ष के बाद भारत की समग्र क्रांति 1857 में हुई, और उसमें भी छोटे परिवार का और वंचित परिवार का पहला शहीद, जिसको 16 लोगों के साथ फांसी दी गई, वह था बांके लाल, वंचित समाज का व्यक्ति, जिसको 1857 में प्रथम फांसी 16 साथियों के साथ ब्रिटिश हुकूमत ने दी। उसके बाद आजादी का इतिहास प्रारंभ हुआ, आजादी की लड़ाई और संग्राम का इतिहास प्रारंभ हुआ, और जितने भी शहीद हुए उनको हम केवल आज के अवसर पर याद कर सकते हैं, उनके नाम लेना संभव नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के नाम लेना संभव नहीं है, उनकी गिनती गिन करके बताना संभव नहीं है, केवल याद करना ही पर्याप्त है। आज के दिवस पर विषय विस्तारित हो जाएगा, इस कारण से मैं ऐसा विचार रख रहा हूं। बीच के सारे अध्यायों को समाप्त करते हुए, उनको विराम देते हुए, केवल यहां से अपनी बात प्रारंभ करूंगा जब देश तमाम दुश्वारियों, परेशानियों और झंझावतों और झंझटों के बाद और शहादतों के बाद, वीर और वीरांगनाओं के लहू के सींचे जाने के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और जब भारत के स्वतंत्रता के पश्चात इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि भारत का एक महान दस्तावेज, भारत का एक महान ग्रंथ, जिसको संविधान नाम दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम दिया जाए, उसकी रचना किया जाना आवश्यक है। संविधान सभा में 385 सदस्यों की संख्या थी। आप और हम इस बात से सर्वविदित हैं, पूर्व से ही विदित हैं, पूर्व से ही हम इस बात का संज्ञान रखते हैं। लेकिन परिस्थितिवश ऐसा वातावरण उस समय सृजित हुआ जो सौभाग्यशाली नहीं था, दुर्भाग्यपूर्ण था। 86 सदस्य तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक कारणों के कारण मुस्लिम लीग के नेतृत्व में अलग होकर, पृथक होकर चले गए, और 385 की संख्या 86 सदस्यों के अलग पृथक हो जाने के बाद मात्र 299 रह गई। और जब प्रथम संविधान सभा की बैठक होनी थी तो उसमें 385 माननीय संविधान सभा के सदस्यों के साथ होनी थी, लेकिन जैसा मैंने कहा 86 सदस्य पृथक संविधान सभा से हो गए, तो 299 माननीय सदस्य बचे, और 299 सदस्यों की प्रथम बैठक हुई, और वह
9 दिसंबर 1946 को हुई और उसका उद्देश्य ये था, प्रथम बैठक का, कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सिन्हा थे, सतीजानंद सिन्हा जी, उनके स्थान पर, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि वे आगे के समय के लिए अस्थायी अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, कृपया उनके स्थान पर अस्थायी अध्यक्ष को आसीन किया जाना आवश्यक है। इस विचार को लेकर प्रथम बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक एक दिन के अंतराल के पश्चात अर्थात 11 दिसंबर 1946 को इस उद्देश्य को लेकर के की गई कि भारत की संविधान सभा को कौन अस्थायी माननीय अध्यक्ष दिया जाए। तो उस दिन सुनिश्चित रूप से यह तय किया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बिहार प्रदेश से आते थे भारत की संविधान सभा में, उन्हें, और आगे चलकर जब हमारा संविधान तैयार हो गया और भारत संचालित हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति का महानतम दायित्व भी उन्हें सौंपा गया। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको दूसरी संविधान सभा की बैठक में माननीय अध्यक्ष के रूप में भारत की संविधान सभा में स्थापित किया गया। तीसरी बैठक और नितांत अति महत्वपूर्ण बैठक 13 दिसंबर 1946 को इस उद्देश्य को लेकर के आयोजित की गई कि आखिर संविधान सभा क्या करेगी, संविधान सभा का उद्देश्य क्या होगा, इसका ध्येय क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, ध्येय क्या होगा, और यह संविधान सभा क्या करेगी, इसके मुख्य कार्य क्या होंगे, भारत आगे कैसे बढ़ेगा, इन सारी बातों पर निश्चय करते हुए यह 13 दिसंबर 1946 की बैठक आहूत की गई 299 माननीय सदस्यों के साथ। और उसमें संविधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित किया प्रथम वक्ता के रूप में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए और संविधान सभा क्या करेगी, उसके उद्देश्य और उसके ध्येय क्या होंगे, इस पर अपना विचार दें। भारत आगे कैसे बढ़ेगा, संविधान का निर्माण करने का क्या उद्देश्य होगा, उसमें किन किन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और प्रादेशिक विचारों को योजनाबद्ध करके लिपिबद्ध किया जाएगा, इस पर अपने विचार दें। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विषय में कहा गया है, निश्चित रूप से मुझे भी संज्ञान है कि 13 दिसंबर 1946 को दिए गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के भाषण को उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाषण के रूप में लिया गया है। उनके जीवन में जितनी बार भी उन्होंने कभी भाषण दिया हो, उस तिथि से पूर्व भी और उस तिथि के बाद भी 13 दिसंबर 1946 का उनके द्वारा संविधान सभा का प्रथम भाषण प्रथम वक्ता के रूप में सर्वोच्च श्रेणी का था, ऐतिहासिकता का था, संवैधानिक था, वैज्ञानिक था, जिसमें औद्योगिकरण था, योजनाएं थी, समता मूलक था, समरसता पर आधारित था, लोकतांत्रिक था और भारत आजाद रह सके और आजादी स्थायित्व आयाम प्राप्त करती रहे, भारत अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर दुनिया को चकाचौंध करने की क्षमता प्राप्त करता रहे, ऐसा भाषण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का 13 दिसंबर 1946 को था। इसलिए वह अद्वितीय भाषण माना गया, अद्वितीय भाषण माना गया, अर्थात बेमिसाल भाषण कहा गया उस भाषण को, जिसमें उन्होंने
औद्योगिकरण को प्रथम रूप से अपने सोच और चिंतन से अपने भाषण में, लगभग 40 मिनट का भाषण उनका था। उस 40 मिनट में उन्होंने संविधान सभा में उपस्थित पंडित आचार्य जी, जो प्रखर लेखक और साहित्यकार और पत्रकार थे, और जो डॉक्टर अंबेडकर के धुर विरोधी थे, उनके पक्ष में जिन्होंने एक पंक्ति तो क्या, एक पैरा तो क्या, एक शब्द भी वो लिखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने खड़े होकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सम्मान करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, जो आचार्य आपके बारे में एक शब्द भी पसंद नहीं करता था लिखना आपकी प्रशंसा में, यहां तक कि आपके औचित्यपूर्ण विचार को अपनी लेखनी में दर्ज करना पसंद नहीं करता था, वह जीवन पर्यंत आपका प्रशंसक, आज के विचारों से आपके राष्ट्रवादी और भारतीय और विशुद्ध राष्ट्रीय विचारों से इतना प्रभावित है कि आपकी प्रशंसा में ही लिखेगा, आपकी प्रशंसा में ही आपका गुणगान करेगा आज की तिथि के बाद। इतना प्रभावित, इस सीमा तक उन्होंने 13 दिसंबर 1946 के अपने उद्बोधन में संविधान सभा को कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर, आप सबसे बड़े राष्ट्रवादी और चिंतनशील और दार्शनिक और संविधानवेता और विधिवेता होकर पूरे राष्ट्र में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। यह भी उद्घोषित उन्होंने उस समय किया था। तो ये जब संपन्न हुआ तो उसके बाद एक ऐसा समय आया, मैंने कहा कि मैं काट काट कर, तराश तराश कर अपनी बात को अंत तक ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें कई दिन, कई सप्ताह, कई माह लग जाएंगे, नहीं तो मैं अंतिम रूप देने की तरफ अपने को ले जा रहा हूं। तो तब जब भारत की संविधान सभा पूर्ण हो गई, उसकी कई महत्वपूर्ण समितियां फिर कार्यरत हुई। भारत के संविधान के निर्माण के समय से ही तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समिति उस समय भारत के संविधान की प्रारूप समिति थी, जिसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, जिसके माननीय अध्यक्ष के रूप में बहुत सोच समझकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष के रूप में महान जिम्मेदारी देते हुए स्थापित किया गया। उनके साथ में 6 अन्य महानुभावों को, अर्थात कुल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सहित 7 महानुभाव उसमें समिति में स्थापित किए गए, जिनकी संख्या कुल डॉक्टर अम्बेडकर सहित 7 थी। उनको छोड़कर 6 अन्य थे। लेकिन इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें या परिस्थितियों के अनुसार परिस्थितिजन्य स्थिति कहें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अतिरिक्त एक माननीय सदस्य विदेश में ही प्रवास पर रहे। अधिकांश प्रारूप समिति के कार्यकाल के पूर्ण काल में, और कुछ माननीय सदस्य अस्वस्थ भी हो गए और कुछ व्यस्तता में से समय निकालने में सक्षम नहीं हो सके, और कुछ उपस्थित तो रहे लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र हस्ताक्षर तक, अंगूठा लगाने तक, आज के समय में अंगूठा कहेंगे, अंगूठा लगाया चले गए। कुछ कार्य बाजार का निपटाया, कुछ इधर उधर का निपटाया, कुछ निजी लेखन का निपटाया, कुछ अन्य कविता पाठ में निपटाया, और शाम के समय फिर वो माननीय सदस्य ऐसी ही प्रकृति के रहे होंगे। अर्थात कुल मिलाकर हमें यह कहना होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हताशा, निराशा, अर्थात अपने को अकेले इतने महान कार्य के लिए, भारत के महान दस्तावेज, महाग्रंथ संविधान लिखने के लिए, उसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सक्षम नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि मैंने इस महान कार्य को संपन्न नहीं किया, यदि मैंने इस कार्य को
संपन्न नहीं किया, तो जिन्होंने ये समझ करके मुझे भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया कि डॉक्टर अंबेडकर ही सर्वाधिक अमेरिका, लंदन से लौटकर विधि अर्थात कानून और संविधान और अर्थशास्त्र का ज्ञाता है और प्रथम स्थान रखता है और प्रस्तुतिकरण की गजब शैली रखता है, इसके मुकाबले पर किसी अन्य को स्थापित किया जाना दोयम दर्जे का निर्णय हो सकता है। हम चाहते हैं कि प्रथम दर्जे का निर्णय हो, यह मानकर जिन्होंने मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रारूप समिति का, उन्हें यदि मैं अपने जिम्मेदारी से विरत हो जाऊंगा, हट जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा, तो भविष्य में कोई किसी विद्वान को विद्वान मानने से परहेज करेगा, कोई किसी विद्वान की योग्यता पर विश्वास करने में परहेज करेगा, कोई किसी विद्वान की विद्वता पर शक और संदेह करेगा, और यह बड़ा अन्याय मैं कर जाऊंगा भविष्य के विद्वानों के प्रति, भविष्य के विधिवेताओं के प्रति, भविष्य के संविधान वेताओं के प्रति, भविष्य के अर्थशास्त्रियों और समाजवेताओं के प्रति। तब उन्होंने लौट करके फिर इस बात के लिए कमर कसी कि मुझे ही और मुझे ही अकेला भी रहना पड़े, दिन और रात एक करके, अर्थात मैं दिन को भी रात समझूं और रात को भी दिन समझूं, अर्थात 24 घंटों को अपने काम के घंटों के रूप में समझूं। इस कार्य को तभी संपन्न किया जा सकता है। कौन सा कार्य? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम, ड्राफ्ट तैयार करने का काम, जो प्रतिदिन जिसकी समीक्षा होगी, संविधान सभा प्रतिदिन किए गए कार्य का विश्लेषण करेगी और विश्लेषण करते हुए उसकी समीक्षा करते हुए उसका आंकलन करेगी, उसकी खामियों और कमजोरियों को दूर करेगी और दूर करने का मशवरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को देगी संविधान सभा। ऐसा ही हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर जब 30 अगस्त 1946 को भारत की संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति अर्थात प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए, 30 अगस्त 1946 से ही डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कार्यों को यह मानकर, जैसा मैंने बताया, दिन और रात एक करके 24 घंटों को 1 घंटा मान करके प्रारंभ किया। तो तब उन्होंने उस कार्य को तब पूर्ण किया जब 8 माह तक उनके द्वारा तैयार किए गए भारत के संविधान के ड्राफ्ट को विश्लेषण करते हुए उसका परीक्षण किया गया और 11 अधिवेशन हुए। 8 माह में 11 अधिवेशन हुए और 11 अधिवेशनों में संपूर्ण 299 सदस्य उसकी समीक्षा करते रहे और उसमें खामियां खोजकर उन खामियों को बताने की जिम्मेदारी देखते रहे। लेकिन खुशी और प्रसन्नता का विषय है, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, कि जो खामियां और कमजोरियां भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उनके द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट में देखनी थी और मिलनी थी, वह आंशिक और लेश मात्र भी अपेक्षाकृत नहीं थी। अर्थात जिसको बताया जा सके कि इतनी बड़ी खामियां ड्राफ्ट में पाई गई, ऐसा पूरी संविधान सभा महसूस नहीं कर पाई। कितनी बड़ी विद्वता और कितने बड़े ज्ञान का परिचय और विलक्षण बुद्धि का परिचय डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। यदि हम एक आवेदन पत्र लिखें और अपने किसी मित्र को जो हमारे साथ है, उस मित्र को दिखा करके ये कहें कि देखिएगा इसमें किसी शब्द की कमी तो नहीं रह गई, इसकी भाषा शैली में कोई त्रुटि तो नहीं है, इसकी रोचकता में कोई अभाव तो नहीं है, इसके प्रभावी होने में कोई खामी तो नहीं देख सकते आप, कृपया देखकर बताइए। 4 खामियां, 2 गलतियां, 3 त्रुटियां उसमें देखने को मिल जाएंगी।
कोई प्रभावी रूप में कमी मिल जाएगी, कोई उसकी भाषा में मिल जाएगी, कोई शब्द में व्याकरण संबंधी बुराई मिल जाएगी, लेकिन उस महान सपूत, भारत के महान सपूत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के तैयार किए हुए ड्राफ्ट में उसमें जो हमारा दस्तावेज था उसमें नहीं ढूंढ सका कोई, न खोज सका। और तब नहीं खोज सका जब मैंने जैसा कहा कि निरंतर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किए गए संविधान के उस ड्राफ्ट में जब लगातार 8 महीने तक 11 अधिवेशन आयोजित करके यह कार्य किया गया खामियां ढूंढने का, तब नहीं ढूंढ पाए तो कितना महान और विलक्षण बुद्धि वह महान व्यक्ति था जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा गया। वह डायबिटिक हो गए थे, मधुमेह से ग्रसित हो गए थे, उनका वजन वैसे तो बढ़ रहा था लेकिन रक्त की कमी हो गई थी, आंखों की रोशनी धूमिल हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता और पात्रता को उस कारण सिद्ध किया कि यदि मैं इस बात से भयभीत हो जाता हूं कि मेरे सहयोग के लिए अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान, कोई आर्थिक क्षेत्र का था, कोई राजनीतिक क्षेत्र का था, कोई संवैधानिक क्षेत्र का था, कोई विधिक क्षेत्र का था और कोई सामान्य ज्ञान के संदर्भ में विलक्षण बुद्धि रखता था, और वो मेरा साथ नहीं दे पाए और मैं आज हताश और निराश होकर घर बैठ जाऊं, तो भविष्य में बुद्धिजीवियों पर, दक्षता रखने वाले महानुभावों पर और विद्वता पर विश्वास रखने वाले लोगों पर विश्वास नहीं करेगा कोई, ये उनका अपमान होगा। इस गहनता को समझते हुए उन्होंने उस कार्य को किया और इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 29 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 29 तक हमारे मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति का कोई शोषण न कर सके, महिला अथवा पुरुष का, वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ नागरिक का, पढ़े लिखे अथवा अनपढ़ का, विद्वान अथवा किसी अज्ञानी का, किसी जाति और उपजाति, संप्रदाय और वर्ग के नाम पर किसी का कोई शोषण न कर सके, उसका दोहन न कर सके, उसकी विद्वता का, उसके विचार का, उसकी विलक्षणता का, समता का भाव हर नागरिक के प्रति रहे, समरसता का भाव। भारत के, बहन जी आप बैठ जाएंगे तो कृपा रहेगी, नहीं तो मैं अपना विचार को थाम दूंगा। मैंने आग्रह कर दिया था पहले ही। तो मैं कह रहा था कि अनुच्छेद 14 से 29 तक शिक्षा की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समता और समरसता के भाव की स्थापना, धर्म के विषय में स्वतंत्रता और धर्म के आधार पर प्राप्त किए जाने वाली शिक्षा जो अनुच्छेद 29 में आती है वह, और शिक्षा में आगे चलकर भारत के संविधान में शिक्षा के बिंदु को लेकर के जो संशोधन लाया गया, अर्थात अनुच्छेद 21 शिक्षा का संदर्भ देती है। अनुच्छेद 21 का 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उनका रखरखाव, उनके जीवन की जिम्मेदारी भारत के संविधान में पुनः संशोधन लाते हुए अनुच्छेद 21 क में दर्ज की गई है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है भावी पीढ़ी के लिए और हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए समझने के लिए कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का पढ़ाई लिखाई
उनको ज्ञान देना और उनका रखरखाव करना अनुच्छेद 21 क में निहित किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आवश्यक रूप से यह विचार आपके समक्ष लाना चाहूंगा कि हम अधिकार और मौलिक अधिकार याद रखते हैं, क्योंकि उससे हमारा निर्माण होता है, उससे हमारा स्वार्थ पूरा होता है, उससे हमारी तरक्की और खुशहाली के रास्ते हमारे अधिकार के कारण हमारे पास आते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? तो मैं इस पर जोर ज्यादा दे रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य अनुच्छेद 51 क इस बात के लिए हमें इंगित करता है और इंगित करने के बाद अपेक्षा करता है और अपेक्षा करने के बाद यह जिम्मेदारी देता है इस कर्तव्य को निर्वहन करने की कि हमारा जहां अधिकार है तो वहां समाज के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति, समाज के आम नागरिक के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य भी है और वह कर्तव्य नितांत आवश्यक और महत्वपूर्ण है, जिसका प्रारंभ हमारे राष्ट्रीय ध्वज से हमें कर लेना चाहिए। भारत की प्रस्तावना जो आदरणीय डॉक्टर अफरोज इकबाल साहब ने अभी पढ़कर और बता करके और संबोधन दे करके हमारे समक्ष रखी, उस प्रस्तावना को हमें पढ़ लेना चाहिए अपने कर्तव्य का स्मरण करने के संदर्भ में, याद करने के संदर्भ में। और उसके उपरांत हमारे ध्वज में 3 रंग समाहित किए गए हैं। एक रंग केसरिया, जिसे नारंगी भी हम कहते हैं साधारण भाषा में, जो कम शिक्षित लोग हैं, लेकिन जो शिक्षित और उच्च शिक्षित और ज्ञानवान और गुणवान लोग हैं और राष्ट्रवादी विचार से आच्छादित हैं, वो उसे केसरिया रंग कहेंगे। एक रंग जिसका कोई रंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे सफेद रंग कह देते हैं। एक रंग हरा रंग। तो इनके महत्व को हम समझ लें, कर्तव्य मानकर अपनी जिम्मेदारी को, और यह समझ लें कि यह केसरिया रंग ही क्यों रखा गया है। केसरिया रंग का अर्थ है मेरे देश की भावी पीढ़ी, यहां बैठी हमारे सम्मानित गुरुजन बैठे हैं, मां सरस्वती के उपासक बैठे हैं, ईश्वर को प्रभु के रूप में, अल्लाह के रूप में, खुदा के रूप में, गुरु महाराज के रूप में, प्रभु के रूप में मानने वाले बैठे हैं। विद्या के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से इस राष्ट्र को अखंड रखने की भावना रखने वाले बैठे हैं, भविष्य की पीढ़ी बैठी है। ये हमारी अनंत कुर्बानियों का प्रतीक है, हमारी अनंत शहादत और हमारे शहीदों की जो राष्ट्रभक्ति थी उसका परिचायक है केसरिया रंग। तभी उसमें दर्ज किया गया। और फिर खुशहाली हमारे देश में रहे, हमारा राष्ट्र खुशहाल हो, विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में हम किसी एक दूसरे के प्रति दुर्भावना न रखकर विशुद्ध भाव से सम्मान पूर्वक अपने जीवन की गाथा लिख सकें, अपने जीवन के मार्ग को सशक्त रूप से आगे बढ़ा सकें। यह ज्ञान हमें अपने शक्ति संपन्न होने के प्रतीक हरे रंग से मिलता है। और जब यह हमें मिलता है तो हमें यह कैसे करना है? यह हमें विशुद्ध भावनाओं से करना है, जो सफेद रंग हमें बताता है कि हमें विशुद्ध आत्मिक भाव रखना है, छल कपट दूर रखना है और छल कपट की भावनाओं को परित्याग करके चलना है। यह तीनों रंग हमारे महान अशोक सम्राट जिन्होंने कलिंग की लड़ाई में खून खराबा देखा था, दया, करुणा और आत्मीयता उनके हृदय में जागी थी। उन्होंने कहा कि मैं ये विजय प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन जिनके लिए की थी उनको तो लाशों के रूप में देख रहा हूं। उनकी लाशों के ऊपर खून के रक्त रंजित वातावरण को देख रहा हूं। तो ये कैसी आजादी, कैसी स्वतंत्रता? तो वो गोल
चक्र जो बीच में दिखाई देता है हमें और आपको, वह अशोक चक्र से लिया गया है। तो इस प्रकार से हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन, हमें अपनी तिरंगे को याद रखना है, तिरंगे ध्वज को याद रखना है, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको जीवंत प्रदान करते हुए अपने चिंतन को बढ़ाए रखना है। राष्ट्र के प्रति, अखंडता के प्रति समरसता और समता के भाव को जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने विशेषकर संविधान के माध्यम से जो हमें संदेश दिया है, उसको जीवंत प्रदान करते हुए जीवित रखना है। यह हमारे कर्तव्य हैं। और राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान को गाना भी है और गाते वक्त सावधानी अपनाते हुए खड़े भी होना है। एकाग्र मन से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत को अपने मनोयोग से सर्वोपरि मानना है। और हम यह कदाचित समझें, हम इसे कभी कभी समझें कि देश हमारे लिए है, राष्ट्र हमारे लिए है, हमारा देश हमारे लिए है। इसे कभी कभी समझें, इसे सदैव समझें कि हम राष्ट्र के लिए हैं, हम राष्ट्र के लिए हैं और राष्ट्र के लिए जन्मित हुए हैं और राष्ट्र के लिए मरने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा हम सदैव समझें, लगातार समझें ऐसा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। उस महान आत्मा को जिसने अपने सहयोगियों के साथ होने पर भी, अकेले होने पर भी, भारत की संविधान सभा का सम्मान करने पर भी अपने व्यक्तित्व का विशुद्ध भाव से परिचय दिया। दिन रात लगकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारे समक्ष, अर्थात स्वतंत्र भारत के समक्ष, उस महान दस्तावेज को प्रस्तुत कर दिया। आज के दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को 49 को, आज का दिन संविधान दिवस ही क्यों कहा जाता है? इसको 26 जनवरी के रूप में गणतंत्र दिवस भी कहा जा सकता था और 15 अगस्त के रूप में, 15 अगस्त 1947 के रूप में स्वतंत्रता दिवस भी कहा जा सकता था। संविधान दिवस ही क्यों कहा गया है? क्योंकि 25 नवंबर 1949 तक जो भारत के संविधान का दस्तावेज तैयार हुआ था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण उपबंध, कुछ अनुच्छेद अर्थात कुछ आर्टिकल्स छूट गए थे, रह गए थे, उन पर गहन अध्ययन होने से रह गया था। उनको सम्मिलित कर लिया गया और वो सम्मिलित 25 नवंबर 1949 को किया गया तैयार। और जो प्रस्तुत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति के समक्ष भारत के संविधान निर्माता, यद्यपि विधिक रूप में भारत की संविधान सभा ही है, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि सारी सीमाओं को मजबूती के साथ अपने साथ बांधते हुए अकेले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस कार्य को संपन्न किया था, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को ही भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो यहां हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप 10 महानुभावों को कोई काम किया जाए और 9 न भी रहें, 8 न भी रहें और उनमें से कुछ नाम मात्र को रहें, लेकिन उस सारे कार्य का जिम्मा आप ही को करना पड़े, तो उस जिम्मे का योद्धा और पुरोधा और महान वेता आपको ही माना जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तरह। तो डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता इस कारण कहलाए। जिस कार्यों को 7 लोगों ने करना था, उन्होंने परेशानियों, दुश्वारियों को झेलते हुए अकेले किया। तो आगे चलकर, जबकि मैंने कहा, क्योंकि मैं कानून की पृष्ठभूमि रखने वाला व्यक्ति हूं, विधिक रूप से भारत की संविधान सभा ही संविधान निर्माता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में डॉक्टर अंबेडकर ही संविधान निर्माता कहलाए, संविधान निर्माता जाने जाते हैं।
तो हमें प्रेरणा मिलती है कि जब कोई कार्य हमें सीमाएं लांघ करके अपने बलबूते पर करना पड़े और अपनी बहादुरी का परिचय देना पड़े तो हम देने से पीछे ना हटें। डॉक्टर अंबेडकर की तरह उनका नाम जैसे प्रथम पंक्ति में लिया गया यहाँ संविधान निर्माण के सवाल पर, ऐसे आपका नाम भी आपकी बहादुरी और आपके न्यौछावर सोच के कारण प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। यह प्रेरणा हमें उनका जीवन देता है। उनकी महानता से यह अंदाज आप इस बात से लगा लेंगे, केवल 3 मिनट रह गए। अब मेरी बात को समाप्ति की तरफ जाने में 3 मिनट बैठ सकते हैं, जो बैठ सकते हैं हाथ खड़ा कर दें। बहुत कम लोग हैं। और जो जा सकते हैं वो हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, कोई नहीं जा रहा, धन्यवाद। आदरणीय गुरु जी का, प्रधानाचार्य जी का, डॉक्टर अफरोज साहब का, आदरणीय सभी गुरुजनों का धन्यवाद कि आपके छात्र छात्राएं कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं 3 मिनट और देने के लिए। तो 3 मिनट इसलिए बताना आवश्यक है कि डॉक्टर अंबेडकर महान थे कि नहीं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभूति थे कि नहीं, वो विधिवेता, अर्थवेता, समाजशास्त्री अर्थात समाजवेता और उतने बड़े व्यक्तित्व के हकदार और पात्र थे कि नहीं, इसलिए इन 3 मिनट को आपसे ले रहा हूं। जब 1951 में वो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे तो उन्होंने सभी बातें दर्ज कर दी भारत के संविधान में, भारत के सर्वांगीण विकास को लेकर के। भारत का सर्वांगीण विकास उन्होंने कहा तब तक संभव नहीं है और तब तक अधूरा है जब तक भारत की नारियों को, भारत की महिलाओं को, भारत की मातृशक्ति को सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान किया जाना लिखित रूप में भारत के संविधान में जो दर्ज किया है वह भारत की संसद के माध्यम से पारित न हो, अर्थात पारित हो तभी संभव होगा भारत का आधा विकास, आधा सर्वांगीण विकास, भारतीय नारियों के सर्वांगीण विकास होने पर। वो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में वो कैसे आगे बढ़े। सरकारी सेवा के क्षेत्र में उन्होंने ये दर्ज तो कर दिया था हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारत के संविधान में, लेकिन संसद के द्वारा पारित होकर के, विधेयक और बिल पारित होकर के कानून के रूप में परिलक्षित होना आवश्यक था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत के प्रथम कानून मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने कानून मंत्री के रूप में यह आवश्यक समझा कि मैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष, भारत की संसद के समक्ष इस बात को प्राथमिकता से रखूं कि भारतीय नारियों का सामाजिक स्तर, धार्मिक स्तर, राजनीतिक स्तर, आर्थिक स्तर अर्थात सर्वांगीण विकास संसद पारित करके तय कर दे, सुनिश्चित कर दे और मेरे कार्यकाल में कर दे। लेकिन कई बार आग्रह कर लिए जाने के उपरांत भी ऐसा संभव नहीं हुआ, अर्थात वो नहीं करा सके। अंत में 1981 में अपनी पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष विधि मंत्री के रूप में, कानून मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को अधूरा ही छोड़कर उन्होंने 10 पृष्ठ के त्यागपत्र को लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखने से पहले कानून मंत्री के रूप में भारत की संसद में उस त्यागपत्र के 10 पृष्ठों को पढ़कर त्यागपत्र दे डाला और उन्होंने कहा मैं तब तक भारत का संविधान निर्माता कहलाना पसंद नहीं करूंगा, विधिवेता, संविधानवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और बड़ा विद्वान कहलाना पसंद नहीं करूंगा जब तक भारत की आधी आबादी, मातृशक्ति को अर्थात महिलाओं को सर्वांगीण विकास का रास्ता खोल दिए जाने का प्रावधान भारत की संसद में पारित करके पूर्ण न कर लिया जाए। इस दमदार इरादे के साथ उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और चले गए। 3.5 वर्ष के बाद फिर भारत की संसद में यह पारित हुआ और हिंदू कोड बिल को पूर्ण करने का उनका सपना पूर्ण हुआ
तब भारत के स्वतंत्र भारत में महिला के रूप में पहली प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन सकी, क्योंकि महाभारत की संसद ने पास कर दिया कि भारत की महिलाएं सर्वांगीण विकास का अवसर प्राप्त करेंगी राजनीतिक क्षेत्र में भी। तो तभी माननीय ग्राम पंचायत की सदस्य, जिला पंचायत की सदस्य, नगर पंचायत की सदस्य से लेकर माननीय लोकसभा की सांसद, माननीय विधानसभाओं की सांसद, माननीय विधान परिषदों की माननीय सदस्य वह स्थापित हो सकी। माननीय कैबिनेट मंत्री केंद्र में और प्रदेशों में, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल वो बन सकी। हमारे प्रदेश में माननीय मार्गारेट आलुवा राज्यपाल बन सकी। हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान माननीय राज्यपाल जी और वर्तमान माननीय राष्ट्रपति ये डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस हिंदू कोड बिल को पास कराए जाने का सुखद परिणाम है कि भारत की आजादी के बाद आधी आबादी अर्थात हमारी माताएं और बहनें राजनीतिक क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला जज, सुप्रीम कोर्ट और प्रदेशों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश और पूरे राष्ट्र में जिला न्यायालयों में, परगना न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में और राष्ट्र के उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में, न्याय अधिकारी के रूप में, न्यायिक क्षेत्र में न्यायाधीश, जस्टिस के रूप में आज स्थापित हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर के रूप में स्थापित हैं। ये सब देन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारत रत्न 100 वर्ष के एक शताब्दी के बाद 1990 में 1891 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ और 1990 14 अप्रैल को उनको भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान जो हमारे राष्ट्र का होता है उससे उन्हें सुसज्जित और अलंकृत किया गया। ये उनकी देन है। तो मैं प्रार्थना और अनुनय विनय और विनम्र शब्दों में मात्र शक्ति से जो मेरे समक्ष बैठी हैं हाथ जोड़कर अनुशासित होकर यह आग्रह करूंगा कि आज के उपरांत जो भी महिला आपको मिले, हमारी माताओं और बहनों को, वो अपनी समकक्षों को इस महत्व को अवश्य बताएं, क्योंकि देश के लोगों को यह तो पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रथम कानून मंत्री से त्यागपत्र दिया था, लेकिन दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, अछूतों के लिए दिया होगा। उन्हें यह पता नहीं है कि उन्होंने भारत की महिलाओं के लिए त्यागपत्र दिया था। तो आप जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद होती रहेंगी जब तक भारत का संविधान है, जब तक भारत स्वतंत्र है, जब तक भारत में लोकतंत्र है। तो भारत में जब तक लोकतंत्र है तब तक भारत की मात्र शक्ति जिलाधिकारी बनती रहेंगी, पुलिस अधीक्षक बनती रहेंगी, जिला न्यायाधीश बनती रहेंगी, उच्च न्यायालयों में जस्टिस बनती रहेंगी, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश बनती रहेंगी, और डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और सरकारी क्षेत्र में किसी भी वर्ग और किसी भी स्तर पर, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर सेवारत होती रहेंगी। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अमर रहें, भारत का संविधान दिवस जिंदाबाद और भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद और भारत माता की जय। आज इस शुभ अवसर के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सुमीर चंद जी, पॉलिटिकल साइंस के हेड डॉक्टर पंचोला मैम एवं मेरी सम्मानित प्राध्यापक बंधु और छात्र, आज इस अवसर पर मैं डॉक्टर सुमीर चंद जी को पहली बार सुना। इस तरह से जो उनका वक्तव्य सुनकर के बहुत ही गदगद हो गया। आपका परिचय यदि शुरू में दिया गया था, मेरे ख्याल से परिचय देने की आवश्यकता भी नहीं थी।
इसके बाद कहीं भी कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि आपने जिस तरह से अपने वक्तव्य से अपना परिचय स्वयं ही दे दिया। मैं आपका बहुत ही आभारी हूं, आपका नतमस्तक आपको प्रणाम करता हूं हृदय की गहराइयों से कि इस तरह के मूर्धन्य विद्वान हमारे बीच आते रहे तो मेरे ख्याल से आपको किसी पुस्तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे संविधान, आपने बहुत शुरू में आपकी पीड़ा थी कि यह संविधान दिवस मनाना किसी एक विभाग या कुछ व्यक्तियों का नहीं, ये सभी को मनाना चाहिए, हर व्यक्ति का। क्योंकि संविधान है क्या? ये हमारी राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। आत्मा आप समझते हैं, अगर व्यक्ति में आत्मा नहीं है फिर तो वो निर्जीव है, कुछ भी नहीं है। यही समझे कि अगर हमने अपने संविधान को नहीं समझा तो हम मृतक स्वरूप है। आपने कहां से शुरू करके कि कहां हमारे उन शहीदों को नमन करते हुए जिनकी वजह से इस संविधान दिवस मनाने के लिए या संविधान बनने का मौका मिला, उनको नमन करते हुए जैसे कि आपने हमारे नेताजी का, सरदार भगत सिंह जी का, महात्मा गांधी जी का, अन्य सभी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों का बयान किया। उसके बाद बिल्कुल क्रमशः इस बात पे आए कि संविधान कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें उसमें निहित है। मेरे ख्याल से संविधान, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट तो फिर भी जानते होंगे, लेकिन हम जैसे विज्ञान के छात्र तो बहुत ही कम अवेयर है। यहां तक ये स्थिति है, संविधान विषय की कितनी प्रासंगिकता है इस बात को मैं महसूस करता हूं। मैं जब किसी बच्चे से पूछता हूं कि हमारी संविधान तो बहुत बड़ी बात है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, शुरू में शुरुआत जैसे कि उसके प्रेम्बल से हमारे अफरोज जी ने, वो बात तो बहुत दूर की बात है। अभी आप अगर कभी इंटरव्यू लें या खुद कभी छात्रों से पूछें कि सरकार क्या होती है, तो मैं समझता हूं आपको वास्तविकता पता चल जाए। संविधान तो बहुत बड़ी बात। उनको कई बार तो कई कुछ ऐसी भी हमारी कम्युनिटी है, उनको ये भी पता नहीं कि सरकार होती क्या है, संविधान होता क्या है, किस तरह से ये देश इस पोजीशन में आया, हमारी देश की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी नहीं। तो इससे भी इस दिवस की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। ये बात बहुत, मैं अब इस बात का कि सारे लोगों को इसमें, सारे छात्रों को इसमें भाग लेना चाहिए। बिल्कुल इस बात को मैंने संज्ञान में लिया है। वास्तव में कई चीजें ऐसी थी जिसकी जानकारी हमको भी नहीं है। आपने कहा यहां से शुरू करके कि संविधान में जितने संविधान की जो ड्राफ्ट की जो कमेटी थी, 7 लोग थे। लीगली वो 7 ही, अब कहेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमारे बी.आर. अम्बेडकर का ही कंट्रीब्यूशन है। ये एक प्रेरणा स्रोत भी है। कहने का आशय ये है कि ऐसा सोचे, हम जैसे सोचते हैं हर एक, बल्कि आप सोचे खुद हमारे प्रोफेसर से सोचते होंगे, कई बार शिकायत करते हैं कि 4 लोग कमेटी में हैं, ये फलां नहीं आया। ऐसा आप सोचिए ही नहीं, खुद सोचिए, इससे प्रेरणा मिलती है। जो देश का संविधान को ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी दी गई, उसमें भी जो है 50% नहीं, उसका तो परसेंट आप लगाए 1/7 ही उसमें जिनका कंट्रीब्यूशन है 1/7 ही रहा। तो आप खुद सोचिएगा, ये अगर हम महसूस करें कि हर व्यक्ति इस तरह से काम करे, तो ये मैं नहीं समझता कि सारे करेंगे। ये आप खुद ये सोचेगा कि आपकी ही जिम्मेदारी है। जो कर सकता है, जिसमें क्षमता है, जिसमें योग्यता है, वही आगे बढ़ चढ़ के आएगा और उसी का नाम रोशन भी हो। तो इसमें हमारे जो संविधान की बात जैसे आपने कही अभी, कि संविधान की बात, संविधान दिवस पे सारी डिटेल्स आपने बता दी। मेरे ख्याल से अब हमें कुछ कहने के लिए नहीं रह गया। हर चीज बहुत ही विस्तार से आपने कहा, मैंने बहुत सारे काट-छाट करके आपको बताया, लेकिन मेरे ख्याल से आपने उसका पूरा जिस्ट बता दिया। किस तरह से ये संविधान बना, कैसे लागू किया गया, क्या क्या ड्राफ्ट थे, इसका बड़ा लचीलापन है। कितना सख्त है कि कम से कम 100
इसमें मॉडिफिकेशन करने के बावजूद भी ये अपने अस्तित्व को बिल्कुल बनाए हुए है, वही अपनी स्थिति में है। और ये भी आपको जानकारी है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये एक पुस्तक एक सामान्य पुस्तक नहीं है। आप देखते हैं अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, सबकी पूजा पद्धतियां हैं, सबकी पूजा के अपने इविक्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं। मैं समझता इस ग्रंथ से ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ जितने भी हैं वो भी आप सोचिए उनकी जो आवश्यकता हुई वो इसी वजह से हुई कि किस तरह से लोगों को एक क्या कहते हैं एक साथ एकजुट करके रखे और अनुशासन में रहे। आप देखें अनुशासन बनाने के लिए ही धर्म ग्रंथों की रचना हुई, उसमें वही सब चीजें लिखी गई हैं। तो सबसे बड़ा अनुशासन बनाने के लिए पूरे देश के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारा धर्म ग्रंथ जो है वो संविधान है। आपने जिक्र किया था कि संविधान में सब कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसका हम बार बार जिक्र करते रहते हैं। हर व्यक्ति करता है कि ये मेरे अधिकार है, लेकिन उसमें कर्तव्यों का भी जिक्र किया गया है। तो हम ये समझें कि अधिकार के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर भी के प्रति भी सजग रहे। तो मेरे ख्याल से मैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि आपको जाना है, समय की वो है, मैं पुनः हृदय की गहराई से आपको, हृदय की गहराइयों से आपका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगला जो हमारा ये प्रोग्राम होगा इसमें हर छात्र भाग लेगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं है। इसको हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर भारत के नागरिक को इसकी जानकारी होनी जरूरी है। जानकारी के अभाव में ही कई सारे उपद्रव विप्लव हो जाते हैं। तो ये अगर सभी को जानकारी हो जाए तो ये मेरे ख्याल से ये जो है सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अगर हम आज के दिवस पर ये जानकारी सभी को उपलब्ध करा सके, सभी को जानकारी दे सके, तो मैं ज़्यादा न कहते हुए अपने प्राध्यापकों का, छात्रों का और मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि जी का पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर अभिवादन। जो मेरे विषय में शब्द रहे, विशेष कर सम्मान के शब्द, मैंने पहले ही कहा कि जब हम ये मानना शुरू कर देंगे कि हम विद्वान हैं या दक्ष हैं या होशियार हैं, तो उसी दिन हमारा